पहला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति और राज्यपाल के संबंध में कथनों को पढ़ें। पहला कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति रखता है और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताएंगे। सभी बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलो बोथ राइट अर्थात तो सी के साथ सब जा रहे हैं ना, सभी लोग यहां पर ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहला कथन कह रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित रहती है। अगर हम देखें आर्टिकल 154, कौन सा, अनुच्छेद 154 की अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें, राज्यपाल में निहित होगी। यानी कि राज्य के जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे, है ना। यहां पर नाम के ये होते हैं, ध्यान रखना, जितने भी कार्य होते हैं वो सारे राज्यपाल के नाम से होते हैं। बिहार का जितना भी कार्य होगा, है ना, सैयद अता हसनैन के नाम से होगा, जो कि वर्तमान में क्या है, बिहार के राज्यपाल हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरे की अगर हम बात कर लें, है ना, तो यहां पर ध्यान रखना, इसके लिए हम देखेंगे अनुच्छेद 174, आर्टिकल 174 की बात कर लें तो इसके तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने, इन सब की शक्ति रखता है। दोनों ही सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रथम राज्यपाल अगर हम बात कर लें, है ना, तो कौन हो जाएंगे, जयराम दास दौलतराम। और किस बेस पर प्रथम होंगे आप सभी कमेंट करके बताओगे, है ना, जयराम दास दौलतराम। ठीक है, किस बेस पर यह है, पहले आप सभी कमेंट करके बताओगे, है ना। उसके बाद देखा जाए वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान बिहार के राज्यपाल कौन है, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे सैयद अता हसनैन, है ना, सैयद अता हसनैन जो है ये क्या है, ये अपने बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। और राज्यपाल के संदर्भ में याद रखना, जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, कौन, जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, इन सभी विश्वविद्यालय का ये चांसलर होता है, यानी कि कुलाधिपति, है ना। कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो एक स्टेटमेंट के रूप में ये भी पूछा जा चुका। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि बिहार में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। और दूसरा कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है, आप सभी इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। चलो, सी के साथ यहां पर सब जा रहे हैं। अच्छा, सी के साथ सब जा रहे हैं। हाँ, पहले इसमें कितनी बार मैं समझा चुका हूं कि इसमें पहले अच्छे से चीजों को देखना है, तत्पश्चात आंसर देना है। आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हो और भैंसिया जो होती है वो आपकी पानी में चली जाती है। ठीक है, आओ देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है। कह रहा है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन देखो, पहला कथन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। 33% है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 50% यहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ना। और ऐसा करने वाला अपना बिहार जो है भारत का पहला राज्य है। क्या है, अपना बिहार भारत का पहला राज्य है जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन में 50% का आरक्षण दिया गया। तो पहला कथन हमारा क्या है, गलत है। दूसरा कह रहे ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ये गलत है क्या, ये तो बिल्कुल सही है ना। अगर हम बात कर ले अपने स्थानीय स्वशासन में, है ना, अगर हम बात कर ले यहां पर किसके संदर्भ में, स्थानीय स्वशासन की, तो इसमें, है ना,
स्वशासन। तो इसमें आप देखोगे, क्या देखोगे, तो आप न्यायिक संस्था देखोगे इसके तहत। तो जो ग्राम पंचायत में न्यायिक संस्था होती है ना, उसको क्या कहा जाता है ना, जो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ग्राम कचहरी। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राम कचहरी। और ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना, वो कौन होता है, वो होता है आपका सरपंच। कौन होता है, सरपंच होता है। गांव में कुछ भी होता है तो देखते हो ना, सरपंच महोदय को बुला लिया जाता है, और ये सरपंच जो है वो पंचों की सहायता से क्या करते हैं, तो यहां पर न्याय देने का कार्य करते हैं। अर्थात दूसरा कथन क्या है, दूसरा आपका सही है। और कह रहा है गलत कौन सा है, तो गलत केवल ए है ना, अर्थात पहला स्टेटमेंट गलत, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। गुंजन, बफरिंग नहीं हो रही है ना, मेरे सामने भी स्क्रीन लगे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है ना, तो बफरिंग नहीं हो रही है। एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लेना, अपना चेक करते नहीं हो और यहां पर बफरिंग का करने लग जाते हो। ठीक है ना। जैसे गांव में एक कहावत है, एक गांव में एक कहावत है, कहते हैं कि कोई कह दिया कि देखो देखो कौवा जो है तुम्हारा कान लेकर जा रहा है, तो अपना कान चेक नहीं करते हैं, कौवा के पीछे दौड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो पहले एक बार चेक कर लो। आपका 5G है, यहाँ पर टीवी वाला इंटरनेट लगा हुआ है, ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर टीवी में इंटरनेट चलता है, जीबी में भी स्पीड नहीं है, टीवी में है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही ना। चलो देखते हैं अगली बार अगर दिखे तो। ठीक, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला देखो, कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। और दूसरा कह रहे हैं कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और इसके आधार पर आप सभी को सही कथन बताना है। बताओ इसका सही कथन क्या हो जाएगा, बताओ सारे। चलो, बोथ राइट, सी के साथ सब सारे। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखें, है ना, कौन सा अनुच्छेद 164 कह रहा है। तो अनुच्छेद 164 की बात करें तो यहां पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर, है ना, इसकी सलाह पर, है ना, इसकी सलाह पर अन्य मंत्री जो होंगे, अन्य मंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो भी राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा, और फिर मुख्यमंत्री एक अपना लिस्ट लेकर आता है, और फिर वो जिसको कहेगा जो मंत्री बनाने के लिए, राज्यपाल उसको वो मंत्री बना देंगे। अर्थात पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पहली बार ये कब बने थे, है ना, पहली बार सीएम कब बने, पहली बार सीएम कब बने, तो ये बने थे आपका 1937 में, है ना। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में बने हुए थे, है ना। जो यहां पर प्रथम इलेक्शन हुआ था, ठीक है, प्रथम इलेक्शन, है ना, प्रथम चुनाव जो हुआ था, उस चुनाव में कितनी सीटें, तो 98 सीटें। कितने में से, 152 में से। 152 में से 98 सीट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है। और इसके नेता कौन रहते, इसके नेता रहते हैं श्री कृष्ण सिंह, जो अंततः यहां पर 1937 में पहली बार सीएम बने। और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो इस्तीफा कब, तो 1939 में ही इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। फिर चुनाव होगा आपका 1945-46 में, फिर बनेंगे। और 1952 में फिर क्या होगा, आजादी के बाद पहला चुनाव होगा, तब भी यही सीएम बनेंगे। दोनों ही हमारा कथन सही है और सही पूछ रहा है, इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्लियर। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहे कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सीधे राज्यपाल को सौंपता है। और इसके आधार पर आप सभी को सही कूट का चयन करना है कि इसका सही आंसर क्या है, बताएं। मोंजोलिका, है ना, कल ब्लॉक नहीं हुई, आज हो जाओगी, है ना, आज ब्लॉक हो जाओगी।
कि माउस मेरे हाथ में ही है, और अब अगर आ गया कूल कूल, है ना, तो यहां से गुल कर दूंगा मैं। ठीक है, ये जो आ रहा है ना कूल कूल, तो अब की बार गुल हो जाओगी बस। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ सी कह रहे हैं कुछ ए कह रहे हैं। आओ देखो, इसके बारे में तो कई बार मैंने डिस्कस किया है, और डिस्कशन करने के बाद भी अगर गलती करोगे तो सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, है ना, सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। देखो, सबसे पहला है कि अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही की जाती है। इसके बारे में हमने देखा था ना, अनुच्छेद 178। और अनुच्छेद 178 क्या कहता है कि जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, है ना, तो विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, ये लोग अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर लेंगे और एक को उपाध्यक्ष बना देंगे, है ना। ऐसा वर्णन कहां, तो अनुच्छेद 168 में देखने को मिलता है। अर्थात ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद त्यागपत्र के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि अपना त्यागपत्र जो है अध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को, ना कि राज्यपाल को। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा गलत। और पूछ रहा है सही कौन सा है, तो केवल एक है, और केवल एक के लिए हमारा ऑप्शन ए यहां पर सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब यहां पर पूछ ले प्रथम अध्यक्ष कौन, तो क्या बताओगे आप, है ना। प्रथम अध्यक्ष अगर आप सभी से पूछ दे तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे राम दयालु सिंह। ठीक है, क्या नाम बताओगे, आप बताओगे राम दयालु सिंह। ये पहले यहां पर क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ना, दल बदल के आधार पर उसको अयोग्य घोषित करना है, तो ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च पावर होती है ना, वो अध्यक्ष के पास ही होगा, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, लिख लो एक लाइन कि जो दल बदल है ना, दल बदल के तहत, दल बदल के तहत सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय, अयोग्यता पर निर्णय जो है ना, निर्णय जो है ना, वो किसके पास, वो कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है। ठीक है, वही कहेगा, अगर कह दिया कि भैया तुम अयोग्य हो तो अयोग्य, खत्म, है ना, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि बिहार में लोकायुक्त की संस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि बिहार में लोकायुक्त की स्थापना हेतु नया अधिनियम वर्ष 2011 में पारित किया गया था, और दूसरा है मुख्यमंत्री और सभी पूर्व मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। और कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। मद्य निषेध एग्जाम जून में ही होगा या नहीं, देखो मद्य निषेध जून में ही होगा, है ना, जून में ही उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि कैलेंडर में आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है ना, चलो यहां पर ए सी बी, है ना, ए सी बी सब आ रहा है। आओ देखते हैं, सबसे पहले यहां पर बात हो रही किसकी, लोकायुक्त की, है ना। तो ध्यान रखना ये क्या काम करती है, तो जैसे कि राज्य में क्या है, भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार निरोधक संस्था के रूप में लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। और बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में देखें तो 2011 में इसको लेकर एक अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम क्या है, बिहार लोकायुक्त अधिनियम। नाम क्या इसका, इसका नाम है बिहार लोकायुक्त अधिनियम। ठीक है, और ये कब पारित किया गया, ये कब पारित किया गया, 2011 में। अर्थात पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। अब इसकी दायरे की बात आती है कि किसके किसके बारे में जांच कर सकता है। तो ध्यान रखना, इसके पास इतनी पावर है कि ये मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में रखता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनकी भी जांच कर सकता है, और बाकी जितने भी आपके हैं, है ना, जब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं तो बाकी लोग कहां जाएंगे, है ना। तो लगभग सभी इसके दायरे में आते हैं। अगर बात आ जाए कि मुख्यमंत्री जी जो हैं
अभी वर्तमान में हाल ही में है ना, हाल फिलहाल में उन्होंने क्या किया है, शपथ लिया है। जैसे बच्चों होता है ना लाल एकदम जन्म लिया है, हाथ में है, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, नए नए अभी अभी यहाँ पर क्या किए, तो शपथ लिए हुए हैं। अगर यहाँ पर लग जाए कि भैया बड़े भ्रष्टाचारी आदमी हैं, तो ये किसके तहत आ जाएंगे, लोकायुक्त के तहत, और ये इनके दायरे में आता है, तो इनके ऊपर भी जांच हो सकती है। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। क्यों, आओ देखते हैं क्यों। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें तो ये लोकायुक्त है क्या, पहले इसको समझ लो। ठीक है, लोकायुक्त है क्या, तो ध्यान रखना, राज्य स्तर पर कार्य करने वाली, है ना, राज्य स्तर पर कार्य करने वाली एक संस्था है। कैसी संस्था है, तो ये ध्यान रखना, भ्रष्टाचारी निरोधी संस्था है ना, भ्रष्टाचारी निरोधी संस्था है ये, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने का ये कार्य करती है। ठीक है, अब बात करें कि इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है ना, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, तो सदस्यों की नियुक्ति की जब भी बात आएगी, है ना, आप क्या लगाओगे, राज्यपाल लगाओगे, है ना, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये नियुक्ति जो होती है, इसकी सिफारिश कौन करता है ना, इसकी सिफारिश कौन करता है, तो इसकी सिफारिश करेगा एक चयन समिति, है ना, एक चयन समिति जो है, ये चयन समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है कि इन व्यक्तियों को आप यहां पर क्या कर लो, सदस्य बना लो। अब ध्यान देखना, है ना, ध्यान देना, सारा कहानी तो यहीं पर है ना, सारा कहानी यहीं पर है। क्या देखना है, पहले पढ़ा लेने दो, है ना, उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक, अब चयन समिति की बात कर लें, तो अब इस चयन समिति में है कौन कौन, तो इस चयन समिति में हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहां पर देखा जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट होंगे, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट होंगे, और साथ ही साथ विधानसभा जो है इसके विपक्ष के नेता। ठीक है, तो ये लोग इसमें शामिल होते हैं चयन समिति में। ये जिसको सिफारिश करेंगे उसको यहां पर सदस्य बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये अपना सही स्तर पर कार्य करे तो क्या भ्रष्टाचार कभी हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, बट करे तो करे क्या, चीजें सब कुछ है हमारे पास लेकिन कार्य कोई करती है नहीं। तो यहां पर क्या है, सत्य पूछ रहा है, और दोनों कथन जो यहां पर सत्य, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिहार एसएससी का भी एग्जाम जून जुलाई में प्रस्तावित है। ठीक है ना, अगर हम बात करें यहां पर, है ना, अगर हम बात करें यहां पर एग्जाम की कैलेंडर में जो बातें की गई है वो जून जुलाई में प्रस्तावित है, ध्यान रखना। अगले देखो, कह रहा है कि बिहार के प्रमंडलों और जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कथनों को देखें। पहला है कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल और 37 जिले हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि बिहार का सबसे नया जिला अरवल है, जिसे गया से अलग करके बनाया गया है। और इसमें क्या करना है, आपको सत्य कथन की पहचान करनी है कि इसमें से सही कौन सा है, बताएं, इसमें से सही कौन सा है। नहीं, करंट अफेयर अब मैंने प्लान किया है, वीक में एक दिन आप सभी के 1 घंटे आऊंगा मैं, और करंट अफेयर पूरे सप्ताह का लाइव करवा के चला जाऊंगा। ठीक है ना, तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं, है ना, कि जो मैंने यहाँ पर सोचा है वो बढ़िया है, कि वीक में एक दिन मैं करंट अफेयर का क्लास लेकर आऊं, और बिहार राज्य विशेष के जितने भी एक हफ्ता में घटनाक्रम रहे हैं उन सबको कवर अप करवा दूं। सबसे पहले तो मंथली करवा दूंगा, है ना, और 10-12 कक्षाओं में पूरे साल का हमारा बिहार का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हर वीक, मतलब हर वीक चलेगी, पहले मंथली करके पूरा 1 साल का करंट अफेयर कवर अप कर लेंगे, और उसके बाद से आपका साप्ताहिक चलते रहेगा। ठीक है ना, चलो यहां पर सभी सी के साथ जा रहे 1 और 2 दोनों, है ना। अब देखो यहां पर, है ना, वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल, यहां तक तो सही है, लेकिन जिले 37 कहां हैं, जिले तो हमारे पास 38 है ना, हमारे पास कितने 38 जिले हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में तो 37 दिया हुआ है, अर्थात पूर्णतः यह सही नहीं है, इसलिए हम इसको गलत मानेंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि बिहार का सबसे नया जिला अरवल है, यहां तक तो सही है, लेकिन कह रहा है कि ये गया से अलग करके बनाया गया है, नहीं, ये कहां से, ये जहानाबाद से अलग करके, कहां से, जहानाबाद से
अलग करके बनाया गया था। कब? अगस्त 2021, माफ करना, अगस्त 2001 में, है ना। कब बनाया गया था? अगस्त 2001 में बनाया गया था। तो दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन गलत है। और सत्य कथन की पहचान कह रहा है, तो ना एक यहां पर सत्य है ना ही दो सत्य है, अर्थात यहां पर डी हो जाएगा कि दोनों ही क्या है? हमारा यहां पर गलत है, सत्य तो कोई यहां पर है ही नहीं, है ना। अब देखो, जब यहां पर विभाजन हुआ था, यानी कि जब झारखंड अलग हुआ, ध्यान रखना, अगर जिलों की बात करें तो झारखंड जब अलग हुआ तब बिहार में जिले कितने थे? तब बिहार में जिलों की संख्या, बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? ये थी आपकी 37। और बाद में एक बना कौन? अरवल। कहां से? जहानाबाद से अलग करके। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को हमने 9 प्रमंडल में डिवाइड किया हुआ। ये 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो अगर आप मैप पर देखने का प्रयास करोगे तो वो ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गई हमारी गंगा नदी। सबसे पहले यहां पर देखें तो यहां पर कौन सा आपको प्रमंडल दिखाई देगा? तो यहां पर दिखाई देगा सारण। ऐसा तो आ ही नहीं पाएगा, मैं नाम ही लिख देता हूं, है ना, मैप लायक इसमें जगह है नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखोगे, मेन से चलते हैं तो पहले आपका एक प्रमंडल है पटना, है ना, फिर उसके नीचे आपको मगध दिखाई देगा, है ना, फिर इसके ऊपर आप सभी को सारण प्रमंडल दिखाई देगा। ठीक है, सारण हो गया, फिर तिरहुत, ठीक है ना, फिर यहाँ पर कोसी, ठीक, फिर आप देखोगे यहाँ पर दरभंगा, ठीक है ना, उसके बाद से आप देखोगे पूर्णिया, ठीक, उसके बाद भागलपुर, भागलपुर, फिर आप देखोगे यहां पर कौन सा? मुंगेर। 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 प्रमंडल हमारे पास है और इन 9 प्रमंडलों के तहत 38 जिले हैं। ठीक है ना, आओ बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह आयोग बिहार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का संचालन करता है। और दूसरा कह रहा है कि यह आयोग राज्य में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। और इसमें से कथन सही पूछ रहे हैं, सही कौन सा है बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चलिए सभी बताएंगे, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न ये टफ लेवल में नहीं जाएंगे, ये मॉडरेट इजी है ना, कुछ क्वेश्चन इसमें इजी भी आप सभी को देखने को मिल रहा है। अब आओ देखते हैं, आप सभी में मैक्सिमम का जो है वो बी ऑप्शन आ रहा है, केवल 2। आओ देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि किसके बारे में? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है। तो कह रहा है कि यह आयोग बिहार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का संचालन करते हैं, तो बिल्कुल गलत है ना। राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव के लिए ये उत्तरदायी नहीं है। इसका संचालन जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है ना, किसके? राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। कौन है? तो यहां पर भारत निर्वाचन आयोग जो है इसके द्वारा इसका संपादन किया जाता है। अर्थात पहला कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यह आयोग राज्य में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। ये आपका बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की, है ना, स्थानीय स्वशासन की अगर हम यहां पर बात कर लें तो इसको संवैधानिक मान्यता देने के लिए हमने 2 संविधान संशोधन किया, 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके तहत जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, इस स्थानीय स्वशासन को हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया अनिवार्य। ठीक है, अब अनिवार्य क्यों करना पड़ा? क्या पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान में कहीं है ही नहीं? हाँ बिल्कुल है। जैसे कि हमने पढ़ा है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में पंचायत के गठन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो आप क्या बताओगे? आप बताते हो आर्टिकल 40, है ना, अनुच्छेद 40 में है। कहां पर है? तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। और ये अनुच्छेद 40 जो है ये आ जाता है हमारा डीपीएसपी के तहत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, है ना। ये राज्यों को निर्देश देता है कि राज्य प्रयास करेंगे अपने यहां पंचायती राज व्यवस्था गठित करने के लिए।
तो शुरू शुरू में तो यहां पर गठन किया गया। राजस्थान में जो नागौर जिला है वहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। उद्घाटन उस समय के जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके प्रति रुग्णता होने लग गई, क्योंकि डीपीएसपी में एक प्रावधान है कि इसमें जो भी बातें कही गई इसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। और धीरे धीरे एक बार जो मुखिया बना वो, कई मुखिया तो 30 साल 35 साल 40 साल तक वो मुखिया रहा है ना, इलेक्शंस हो ही नहीं रहे। और ये चीजें बड़ी सीरियस थी, इसलिए यहां पर इसको अनिवार्य करने के लिए कि हर 5 साल पर क्या किया जाए, इसका गठन किया जाए, इसके लिए 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हमने किया है ना। और इसके तहत बातें की गई कि हर 5 साल पर है ना, प्रत्येक साल है ना, प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब चुनाव करवाने वाली तो हमारे पास एक ही संस्था थी, भारत निर्वाचन आयोग। इसके जिम्मे तो भैया विधानसभा लोकसभा का चुनाव है ना, राष्ट्रपति का चुनाव है, ये कैसे करवाएगी। तो बातें कही गई कि इसमें क्या किया जाएगा, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। और इसी के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। और ये राज्यों में जितने भी प्रकार के इलेक्शंस होते हैं उन सभी के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो यही है। ठीक है, अर्थात दूसरा कथन हमारा सही है। और सही पूछ रहा है तो केवल दूसरा कथन है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें ये जो भारत निर्वाचन आयोग है इसका गठन, तो 25 जनवरी को, कब, 25 जनवरी 1950 जो है इस दिन क्या किया गया, इसका गठन किया गया। किसका, भारत निर्वाचन आयोग का 25 जनवरी 1950। और इसलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है, तो एक दिवस मनाया जाता है, क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हम इसी दिन मनाते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न। अगला कह रहे कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 345 किलोमीटर है। और दूसरा कह रहे कि बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड राज्य से लगती है। और इसके आधार पर आप सभी को सही कथन बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। चलो मंजुलिका अब गई है ना, चलो मंजुलिका का यहां पर कहानी खत्म कर दें, 1 मिनट है ना, कहां दिख रही है, ये रही। कूल को यहां से हम 24 घंटे के लिए जाओ। अभी तो टाइम आउट कर रहा हूं, ब्लॉक तो पहली बार ही करेंगे नहीं किसी को, है ना। कुल को है ना गुल कर दिया मैंने, है ना, कुल को मैंने यहां पर गुल कर दिया, गुल हो गई यहां से। ठीक है ना। अब देखते हैं, 24 घंटे के लिए टाइम आउट किया है, कमेंट ना कर पाएगी। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई लड़की होगी, लड़कियां ऐसे हरकतें तो करती नहीं है, ऐसे हरकतें जो है ना, कुछ महान यहाँ पर तत्व रहते हैं जो होते तो पुरुष वर्ग से हैं, आईडी बना लेंगे लड़कियों के नाम से और ऐसी ऐसी हरकतें वो लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलो यहां पर बात करें, पहला कह रहा है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 345 किलोमीटर है। ये तो हमारा बिल्कुल सही है ना। ये क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अपने बिहार की, तो बिहार का स्वरूप आप देखोगे कैसा है, तो बिहार का स्वरूप हमें देखने को मिलता है आयताकार। कैसा देखने को मिलेगा, तो आयताकार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अर्थात अगर हम देखें इधर पूरब से पश्चिम की ओर, तो ये लगभग इसका लंबाई माना जा सकता है। और ये कितना, 483 किलोमीटर हो जाता है। और उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो ये आपका 345 किलोमीटर हो जाता है। और यही कह रहा है उत्तर से दक्षिण का विस्तार 345 किलोमीटर है। अर्थात पहला कथन जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी सीमा के संदर्भ में कह रहे हैं कि उत्तर में नेपाल। अब सीमा की अगर हम बात कर ले तो उत्तर में क्या है, ये हो गया हमारा उत्तर। और उत्तर में क्या है, उत्तर में नेपाल अवस्थित है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा बनता है ना। वहीं बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में हमसे ही अलग होकर एक नया राज्य बना जिसे झारखंड के नाम से जानते हैं। इधर देखें तो ये हो गया हमारा पूर्व, और पूर्व में देखें तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल।
है ना। पूर्व में कौन है, पूर्व में है पश्चिम बंगाल, और वहीं इधर देखे कौन सा पश्चिम में, तो पश्चिम में जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे पड़ोसी राज्य और देश हो गए। नेपाल के साथ देखें तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। बात करें सीमा बनाने की, तो सीमा बनाने वाले जो हमारे जिले हैं कितने, 22 जिले, है ना। 22 जिले क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं सीमा बनाते हैं, और बाकी जो बच गए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड, है ना, लैंड लॉक्ड, है ना। तो लैंडलॉक्ड यानी कि भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार भी कैसा है, तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये भी ध्यान रखना, क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, भू आवेष्टित राज्य है, यानी कि इसकी सीमा कहीं भी जलीय सीमा नहीं लगती, कहीं भी जलीय सीमा नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट देखें तो ये भी हमारा सही है। उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड राज्य से इसकी सीमा लगती है। नेपाल के साथ कितना, तो 729 किलोमीटर, है ना, कितना, तो ध्यान रखना 729 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो नेपाल के साथ हम सीमा साझा करते हैं। और सही कथन कह रहा है तो दोनों ही कथन सही है, और जब दोनों कथन सही है तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 2, है ना, 1 और 2 दोनों ही यहां पर क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि आधुनिक बिहार के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कह रहा है कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और दूसरा कह रहा है कि चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/10 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसमें से कह रहा है सत्य कथन की पहचान करना है, बताएंगे इसमें से सही कौन सा है, इसमें से सही कौन सा है। चलो कुछ ए कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, आओ देखते हैं किसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन यहां पर देखते हैं कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये बिल्कुल सही है ना। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब प्रेम पूर्वक जो भी कानून है उस कानून की अवज्ञा करना, और इसकी शुरुआत गांधी जी ने 1917 में की थी, है ना, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा कह रहे कि चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/10, 3/10 नहीं ना, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है 3/20 भाग, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या करना है, नील की खेती करनी है। अर्थात दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। इस आधार पर देखिए सत्य कथन केवल एक ही है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक, ठीक है। उसके बाद से यहां पर बात करें किसके संदर्भ में, तो यहां पर बात कर लेंगे हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में, है ना। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे पहले तो ईयर महत्वपूर्ण हो जाता है 1917, ठीक है। फिर यहां पर पूछा जाएगा नेतृत्व, तो नेतृत्व यहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गांधी जी, है ना, गांधी जी के द्वारा नेतृत्व। गांधी जी को पूछा गया है कि इनको बुलाया कौन था, आमंत्रित किसने किया, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, है ना, राजकुमार शुक्ल। बात करें विजयी कौन हुए इसमें, तो गांधी जी इसमें विजयी हुए, और 3 कठिया प्रणाली को यहां पर समाप्त करना पड़ा था। अब बात करें गांधी जी के सहयोगी कौन कौन रहते हैं इसके दौरान, है ना, तो गांधी जी के सहयोगी इसमें रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके साथ यहां पर रहते हैं, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा इनके साथ थे, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा जो हैं, है ना, वो इनके साथ थे, है ना। जे बी कृपलानी की बात कर लें, कौन, जे बी कृपलानी, है ना, ये भी गांधी जी के क्या थे, साथ थे, ध्यान रखना। तो ये इनके यहां पर सहयोगी रहे थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कि बिहार की नदियों के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण करें। पहला है कि कोसी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है, और दूसरा कह रहे गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है, और इसके आधार पर आप सभी को सही विकल्प का चुनाव करना है, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा,
कोई 1 और 2 कह रहा है ना, कोई 1 और 2 कह रहा है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। पहला कह रहा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल, ये क्या है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। शोक अर्थात सौरो ऑफ बिहार, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि हर साल ये क्या करती है? बाढ़ लेकर आती है। ये जो कोसी नदी है, अगर हम बात करें यहां पर किसकी? कोसी नदी की, है ना, तो इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको सप्तकोशिकी कहा जाता है, क्योंकि 7 धाराओं के मिलने के पश्चात इसका निर्माण होता है, कोसी नदी। इसकी बात करें तो ये अपना मार्ग बदलने के लिए मशहूर है। ठीक है, मार्ग बदलने के लिए ये क्या है? मशहूर है, ध्यान रखना, है ना, हर साल मार्ग ये बदल लेती है। ठीक है, इसी पर एक परियोजना बनाई गई है जिसे कहा जाता है कोसी, है ना, कोसी परियोजना। ठीक है, कोसी परियोजना। और इससे क्या किया गया है? तो नहरें निकाली गई हैं, और नहरें निकालकर उससे सिंचाई व्यवस्था जो है यहां पर कायम की जाती है। ठीक है, क्लियर है, ये बातें यहां पर समझ में आ गई। दूसरा कह रहे गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। हाँ बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर जो है यहीं से ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और गंडक नदी पर भी क्या है? तो गंडक नदी पर भी बनाया गया है एक परियोजना, है ना, परियोजना। और इस परियोजना के तहत यहां से निकाली जाती है कौन सी? त्रिवेणी नहर, है ना, तो त्रिवेणी नहर निकाली गई है। और त्रिवेणी नहर में भी दो, एक को सारण नहर कहते हैं, एक को तिरहुत नहर कहते हैं, क्योंकि एक से तिरहुत प्रमंडल का सिंचाई होता है तो तिरहुत नहर कहलाती है, और एक से सारण प्रमंडल के अंतर्गत सिंचाई होता है तो उसको सारण नहर के नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी पर जो परियोजना बनाई गई है वहां से निकलती है हमारी कौन सी? त्रिवेणी नहर। कौन सी? त्रिवेणी नहर। तो दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन हमारा सही है, और सही विकल्प कह रहा है तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जितने लोग हैं सभी यहां पर बिल्कुल सही हैं। बात करें कोसी नदी, है ना, तो ये गंगा से संगम करती है, भी याद रखना, है ना, गंगा से इसका क्या होगा? संगम होगा। कहां पर होगा? तो स्थान का नाम है कुर्सेला, और कुर्सेला कहां पर है? कुर्सेला जो है ये है आपके कटिहार में। तो ये बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी जो है कहां पर जाकर गंगा नदी से मिलती हैं, तो कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है ना, क्लियर? चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन कि बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, और दूसरा दे रखा कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। और इसके आधार पर आप सभी को सही कथन जो है, सही कथन का यहां पर चुनाव करना है। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या होगा बताएं सभी। चलिए दोनों के साथ सब जा रहे हैं ना कि बोथ आर राइट, बहुत बढ़िया। आओ देखते हैं। पहला कह रहे कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, और हमने प्रारंभिक पाटलिपुत्र पढ़ा हुआ है। प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र कहां थी? तो बाद में बनाया जाता है। प्रारंभिक राजधानी कहां थी? वो थी राजगृह। ठीक है, जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता था, है ना, क्या कहा जाता था? गिरिव्रज, वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो पाटलिपुत्र नहीं थी, वो कहां थी? तो वो थी राजगृह। अर्थात पहला कथन हमारा क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी, ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। और इसने पाटलिपुत्र शहर स्थापित करके इसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को अगर पूछे कि राजधानी पहली बार किसने बनाया, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे यहां पर उदयन। तो दूसरा कथन सही है, पहला यहां पर गलत है, और सही कथन की बात हो रही है, अर्थात हमारे यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। केवल 2 यहां पर सही है। ठीक है, अब यहां पर बात करें किसकी? राजगृह की। राजगृह क्यों राजधानी रही, है ना? सबसे पहले तो बात कर ले हम मगध की। तो मगध आप सबको पता ही है कि भारत के 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, है ना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। ठीक है, कौन? तो ये मगध। और मगध की अगर हम बात करें राजधानी,
तो राजधानी पहले कहां रखी गई, तो पहले रखी गई यहां पर राजगृह, ठीक है, और बाद में कहां पर कर दी गई, बाद में पाटलिपुत्र कर दी जाती है। ठीक है, राजगृह क्यों, तो राजगृह के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त था, है ना, क्या चीज, प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त था, यानी कि ये चारों ओर से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिस कारण से विदेशी आक्रमणकर्ता कभी सोच भी नहीं सकते कि इसके ऊपर हम आक्रमण कर सके, तो प्राकृतिक सुरक्षा यहां पर प्राप्त थी। अगर बात करें मगध का प्रथम शासक, है ना, अगर पूछ दे आप सभी से प्रथम शासक, है ना, तो 2 दृष्टिकोण से इसका आंसर देना है ना। अगर पूछे आप सभी से कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर बताओ, है ना, साहित्यिक स्रोत के आधार पर अगर आप सभी से पूछे तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे वृहद्रथ, क्या बताओगे, वृहद्रथ जो है पहला शासक रहा। और अगर आपको बात करें पूछ दे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, है ना, ऐतिहासिक दृष्टि से पूछ दे, तब आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे यहां पर बिंबिसार, क्या बताओगे, बिंबिसार आप बताओगे। ठीक है, तो अगर प्रथम शासक साहित्यिक स्रोत के आधार पर पूछे वृहद्रथ और ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर पूछे तो बिंबिसार। अब बात करिए महाजनपद, तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी, इनकी संख्या जो थी वो थी 16। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या थी 16। क्वेश्चन पूछा गया है कि इन 16 महाजनपदों का वर्णन कहां पर मिलता है, तो एक आपको मिलेगा कहां पर, अंगुत्तर निकाय में, कहां पर, तो अंगुत्तर निकाय में मिलेगा, और एक जो है वो आपको भगवती सूत्र में मिलेगा, है ना, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ आपके जैन धर्म से, है ना, और अंगुत्तर निकाय की बात कर ले तो ये जुड़ा हुआ था आपके बौद्ध धर्म से। तो यहां पर 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। और यहीं पर क्यों मिलता है, क्योंकि जिस समय काल पर महाजनपद काल चल रहा है उसी समय काल पर बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हो रहा है ना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और इसलिए इनके जो भी ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। अब 16 में से बात करें कहां, बिहार, तो बिहार में कितने थे, बिहार में थे आपके 3, एक मगध, दूसरा वज्जीसंग और तीसरा जो है वो कौन सा, तो अंग। ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि बिहार के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि शेर शाह सूरी का मकबरा दिल्ली में स्थित है जो एक झील के बीच में बना है, और दूसरा है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को प्लासी और बक्सर के युद्धों में पराजित किया था। और इसमें से कह रहा है कि गलत कूट का चयन करना है ना, क्या करना है, तो आपको गलत कूट का चयन करना है। बताएंगे आप सभी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद से आंसर करना है। चलिए यहां पर कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, बहुत बढ़िया। आओ देखते हैं। शेर शाह सूरी की बात कर लें तो इसके संदर्भ में क्या क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि इसने प्रशासनिक अनुभव कहां पर प्राप्त किया, है ना, इसने अपना प्रशासनिक अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है कहां पर मिला, तो क्या बताओगे, आप बताओगे बिहार में। बिहार में भी कहां, बिहार के सासाराम में, है ना। और यहीं पर इसका मकबरा, इसी सासाराम में इसका क्या है, मकबरा है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि दिल्ली में, है ना, तो दिल्ली में तो नहीं है ना, झील के बीच में स्थित है, ये सही है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। अर्थात पहला कथन क्या हो गया, पहला कथन आपका गलत हो गया। अगर इसके मकबरा की बात कर लें तो मकबरा कहां पर है, यह है सासाराम में। कहां पर, सासाराम में है। कैसा है, तो अष्टभुजाकार है। कैसा है, अष्टभुजाकार है। ठीक है, अष्टभुजाकार है। और कृत्रिम जल, है ना, कृत्रिम जलाशय जो है, कृत्रिम जलाशय के बीच इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को प्लासी और बक्सर के युद्धों में पराजित किया। ये भी क्या है, पूर्णतः गलत है। यहां पर शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध होता है, ये तो हमें पता है, शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं, और इन दोनों के बीच में 2 युद्ध होता है। पहला होगा 1539 में, जिसे कहा जाएगा चौसा का युद्ध। क्या कहा जाएगा, चौसा का युद्ध कहा जाएगा, और इसमें शेर शाह सूरी विजयी रहा। और दूसरा जो होगा वो 1540 में होगा, जिससे कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। कन्नौज, या फिर इसी को बेलग्राम का युद्ध कहा जाता है, बेलग्राम का युद्ध कहा जाता है। और इसमें भी शेर शाह सूरी विजयी होगा। यहां पर प्लासी दे रखा है जो 1757 में होता है, और प्लासी किसके बीच
बीच में, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में होगा, जिसमें सिराजुद्दौला मीर जाफर जो उसका मुख्य सेनापति था उसके धोखे की वजह से सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। मीर जाफर यहां पर कठपुतली शासक बना दिया जाता है। बक्सर की बात करें तो ये 1764 में युद्ध होगा और ये अंग्रेजों और 3 भारतीय शासकों के साथ होगा। यहां पर संयुक्त सेना मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मिलकर संयुक्त सेना बनाएंगे। उधर से अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो सैनिक का नेतृत्व कर रहा था और दोनों का संघर्ष होगा अपने बिहार के बक्सर में 1764 में, जिसमें अंग्रेजी सेना विजयी होगी और भारत के 3 बड़ी शक्तियां जो है संयुक्त सेना जो है पराजित हो जाएगी और यही युद्ध जो है ये अंग्रेजों को सबसे शक्तिशाली यहां पर बना देता है। ठीक है, तो ये दोनों जो युद्ध था ये तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में था ही नहीं, तो दूसरा कथन गलत, पहला भी गलत, और पूछ रहे गलत कथन का चयन करना है, तो 1 और 2 दोनों ही गलत है, इसलिए यहां पर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इस तरीके से देखो कितने आसान है, इसमें टफनेस है ही नहीं। स्टेटमेंट वाले मुझे तो ये जो फैक्चुअल वाला है ऑब्जेक्टिव वाला है उससे ज्यादा आसान तो मुझे यही लगता है। अगर बढ़िया से पढ़े हो तो आप इजीली तौर पर क्या करोगे, इसको एकदम बिल्कुल सही कर पाओगे। अगला देखो कह रहे हैं कि बिहार के जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहे हैं कि मरचा चावल बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का एक प्रसिद्ध उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। और दूसरा कह रहे हैं मुजफ्फरपुर की शाही लीची को वर्ष 2011 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब इसमें से आप सभी को क्या करना है, सही कथन बताना है ना। क्या करना है, तो आपको सही कथन बताना है। बताएंगे इसमें सही क्या है। इन सब में अगर डिटेल में नहीं पढ़े हो तो फिर गड़बड़ होगी, दिक्कतें होगी, गलतियां होंगी, और यही चीजें नहीं करना है। 2 सही है, 1 क्या है पता नहीं। ठीक है, हाँ देखते हैं। पहला है मरचा चावल जो है बिहार के पूर्वी चंपारण, पूर्वी नहीं, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण से जुड़ा है। कहां से? तो पश्चिमी चंपारण से जुड़ा हुआ है और वहां का एक प्रसिद्ध ये क्या है, उत्पाद है, चावल है, मरचा चावल। और इसका चिवड़ा जो होता है ना बड़ा तगड़ा होता है, इसका चावल जो है बड़ा महकता है, बना के खाओगे तो मन करेगा बस खाए जाएं खाए जाएं। तो ये जो है कहां से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पश्चिमी चंपारण जिले से जुड़ा हुआ है। कौन सा? तो हमारा मरचा चावल। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, पहला कथन गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची को वर्ष 2011 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, है ना। अगर बात करें शाही लीची को तो इसे 2011 में नहीं बल्कि 2018 में इसको जीआई टैग दिया गया था, और जबकि स्टेटमेंट में 2011 है तो ये भी गलत है। और कह रहा है सही कथन चूज करने के लिए, तो सही तो कोई है ही नहीं, तो यहां पर डी हो जाएगा। अब फटाफट इस प्रश्न के उत्तर में सबके बड़े आंसर चेंज हुए हैं। तीसरी बार तो कोई ना कोई कर ही रहा होगा, है ना, तीसरी बार कोई ना कोई तो यहां पर कर ही रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर किसकी, जीआई टैग की, अगर हम बात करें यहां पर किसकी, जीआई टैग की, है ना, तो ये कितने वर्षों के लिए, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, बात करें बिहार में कितने हैं, है ना, तो बिहार में यहाँ पर 14 उत्पाद और 3 लोगो अर्थात टोटल 17 उत्पाद हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है। बिहार का अगर पूछ ले पहला, भारत का पहला कौन है, दार्जिलिंग चाय, जो कई बार क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। लेकिन बिहार में अगर हम पहला पूछें, है ना, तो क्या बताओगे आप, बताओगे सूजनी कढ़ाई, है ना, सूजनी कढ़ाई जो है ये बिहार का पहला है जिसे 2006 में जीआई टैग दिया गया, है ना, 2006 में जीआई टैग दिया गया। और सबसे नया, है ना, सबसे नया अगर पूछे, 14वां पूछे सबसे नया, तो ये कौन सा है, ये है पत्थर कट्टी शिल्प, है ना, स्टोन क्राफ्ट, है ना, क्या होगा, पत्थर कट्टी शिल्प। और ये कहां से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके गया जिले से, है ना, कहां से, गया से। इसकी बात करें तो 2025 में इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है ना, तो जीआई टैग के संदर्भ में आप सभी यहां पर याद रखना, बिहार में 17 है, लोगो हटा दे तो 14 है हमारे पास, 14 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। पहला है सूजनी कढ़ाई 2006 में, और सबसे नया जो है वो है पत्थर कट्टी, है ना। पूछ दे कि भारत में पहला उत्पाद, है ना, भारत में जीआई प्राप्त
पहला उत्पाद अगर आप सभी से पूछ दे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे दार्जिलिंग चाय, है ना? क्या लिखोगे? दार्जिलिंग चाय, है ना? ये पहला उत्पाद था जिसे भारत में जीआई टैग दिया गया है ना। अगर पूछे जीआई टैग देने वाला जो संस्था है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे चेन्नई, है ना? चेन्नई में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, समय जो है समय समाप्त हो गया। चलो 13 क्वेश्चन हमने यहां पर देख लिया। ये 14वां आपका होमवर्क रहेगा, है ना? 14वां आपका होमवर्क रहेगा, तो उसी प्रश्न के डिस्क्रिप्शन में से आप सभी इसका आंसर कर पाओगे। चलो आप करना कमेंट बॉक्स में आंसर कि बिहार के जीआई टैग के संबंध में कथनों का विश्लेषण करें। पहला है कि मधुबनी पेंटिंग बिहार का पहला उत्पाद था जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था, और दूसरा है सिक्की घास उत्पाद मुख्य रूप से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी को इसका उत्तर देना है। बाकी, है ना, बाकी अगर बात कर लें कि यहां पर, है ना, सेशन कैसा लगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि सेशन कैसा लगा। ठीक है ना? और अगर कोई विचार हो, कोई किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके अवश्य ही पूछ लेना। बाकी करते हैं यहीं पर सेशन का समापन। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।